हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीटेट अगस्त 2024 या फिर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एसएसटी अगर आप अभी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 to 8, आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी का क्लास 6 है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंत में जो आप चैप्टर को पढ़ेंगे उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस वीडियो यानी कि ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ध्यानपूर्वक आप नोट्स बना सकते हैं। हम पढ़ेंगे विविधता की समझ एंड ये नोट्स हैं जो कि वीडियो के अंत में ही आपको समझाए गए हैं। तो आप इन नोट्स को भी लिख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये नोट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिटिका चैप्टर 1 है और इसमें से सीटेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको साथ साथ बताते चलेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्न को भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है विविधता की समझ। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएंगे ये जो चित्र हैं ये बताया गया है इसके बारे में। ये 3 चित्र बने हैं और ये 3 चित्र जो बनाए हैं वो आपकी उम्र के 3 बच्चों ने बनाए हैं। आपकी उम्र यानी कि ये 6 क्लास की पॉलिटी है, तो आपकी उम्र यहाँ पर आप 6 क्लास में है और ये यहाँ पर एक खाली छोड़ दिया गया है। 3 चित्र हैं, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान और संस्कृति, वेशभूषा, लिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर चित्र बनाए हैं 3 ने। अगर आप यहाँ पर अपना अलग चित्र बनाएंगे, अब एक इस कहानी के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी इसके बारे में, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, इसलिए यहाँ पर अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता चला कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। यानी कि कोई शिक्षक है, वो क्लास में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपके जो साथी हैं सेम आप अपने साथियों जैसा आंसर नहीं देंगे, थोड़े बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अब हर कोई एक सा तो होता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए विविधता में। इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि विविधता के साथ साथ क्या होता है, समानता भी होती है। अगर विविधता के साथ साथ असमानताएं आपको पेपर में दिखे तो वो आपको तुरंत कट कर देना है, क्योंकि विविधता के साथ साथ समानताएं भी होती हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? ठीक, अब मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़, इसके बारे में बात हो रही है। ये जो आपको चित्र यहाँ पर ये दर्शाया गया है, यानी कि ये है समीर, ये समीर है और समीर बन है। कौन है ये? ये है समीर बन, ये समीर बन है और ये समीर 2 है, समीर 2। तो इन दोनों की यहाँ पर कहानी बताई जा रही है कि ये लड़का है जो कि गरीब है, ये गरीब है, और ये थोड़ा अंग्रेज सा दिखने वाला अमीर है। और ये जो है ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। पूरी कहानी आपको पढ़कर बताते हैं इसमें कि
चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। यानी कि वो हमारी जैसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता था, यानी कि टूटी फूटी इंग्लिश कह सकते हैं यहाँ पर। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसको लग रहा था ये तो अंग्रेज सा है, तो अंग्रेजी ही जानता होगा। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। यहाँ पर अब बताया जा रहा है, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि इसको ये लगा था कि ये तो अंग्रेज है, तो इन्होंने अंग्रेजी का अखबार देने की ये सोच रहे थे। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय यानी कि विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। अब इनका सवाल होगा सब्जेक्ट, क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि ये उसकी बात हो रही है अखबार वाले की कि उसको क्या समझाता, वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि जो बत्ती थी वो हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर जो है 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया मैंने। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो प्रजा है। क्या है? प्रजा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। उसने क्या दिया? जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सा, कितना सा? गद्दी बराबर की जो गद्दी है साइकिल की, इसके बारे में बात हो रही है। गद्दी बराबर था, तभी से इसने जो है काम करना शुरू कर दिया था। और पहले मेरी ये है कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, यानी कि साइकिल वाले ने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई। ये कहानी इसी पर है, बत्ती हरी हो गई, ठीक है। और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? तो समीर का अर्थ अब देखिए सीटेट में ये पूछा जा सकता है। समीर का अर्थ ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है। याद रखना, समीर का जो अर्थ होता है वो हवा और पवन है। और पवन पर कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था और उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत से लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। देखिए, अब यहाँ पर आप हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स हिंदू होंगे, अगर आपके फ्रेंड्स मुस्लिम होंगे, ठीक। तो ये हैं मुस्लिम और ये हिंदू। ये यहाँ पर अगले दिन चौराहे पर नहीं था। क्या था? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ गया है। ये याद रख लेना कि पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। द लाइट्स चेंज किसकी है?
कहानी, तो ये पोयली सेनगुप्ता की है, ये नोट कर लीजिए अभी। अब यहाँ पर आप देखिए कि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, यानी कि विविधता का रूप नहीं है ये। जो गरीब और अमीर है, गरीब और अमीर, ये विविधता का रूप नहीं है। पूछा जा सकता है कथन और निष्कर्ष में, ठीक है। तो विविधता का रूप ये नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। क्या है? गैर बराबरी का रूप है ये। गरीब और अमीर गैर बराबरी का रूप है। और कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और ना जमीन या फिर पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ठीक है। लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। क्या है ये असमानता है, गैर बराबरी है ये। बस इतना ध्यान में रखना, ये गरीबी और अमीरी जो है विविधता का रूप नहीं है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। एंड जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है, ये भी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था भी जो है वो असमानता का ही एक और उदाहरण है। अब 3 चीज़ याद रखनी है आपको, एक गरीबी, एक अमीरी और एक जाति व्यवस्था। ये जो है विविधता का रूप नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर भी ये बताया गया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हारी होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। इससे क्या हुई? गैर बराबरी पैदा हुई। जाति व्यवस्था गैर बराबरी है, असमानता है, याद रखना जाति व्यवस्था, ठीक है। एंड विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? क्या है? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी। मैंने आपको पहले बता दिया है, मुस्लिम होंगी, आपने उनका खाना खाया होगा और उन्होंने आपका भी खाया होगा। कपड़े उनका पहनावा होगा और आपने उनके कपड़े पहने होंगे या फिर उन्होंने आपके पहने होंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत भाषा आपने उनकी सीखी होगी या फिर उन्होंने आपकी भी सीखी होगी। तो ये विविधता का रूप है, ठीक है। और आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है आपको खुद कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे होंगे और दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। भारत में विविधता यानी कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना बनाते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, बनाते भी हैं, और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, यानी कि हिंदुओं का त्यौहार अलग है, मुस्लिमों का त्यौहार अलग है, सिख का अलग है और ईसाइयों का अलग है, और विभिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो प्रार्थना, भक्ति गीत गाना, इबादत करना, यहाँ पर कह सकते हैं नमाज, और चर्च भी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। और शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, यानी कि कोर्ट मैरिज भी कह सकते हैं यहाँ पर। एंड और शादी करना यानी कि हिंदुओं में, और निकाह मुस्लिम, और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ये चीज़ याद रखना कि मणिपुर ये प्रश्न पूछा गया है। मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, औरतें क्या पहनती हैं? फनेक। मणिपुर में औरतें फनेक पहनती हैं, ठीक है। और झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना, झारखंड के। उत्तर प्रदेश के देखेंगे अगर यूपी की, तो इसमें राम राम, प्रणाम,
ये, और लेकिन झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और मणिपुर में औरतें फनेक पहनती हैं। क्या पहनती हैं? फनेक पहनती हैं। राजस्थान में घाघरा और चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा विविधता का ये एक रूप है। अब हम विविधता को कैसे समझें, यानी कि करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज, घोड़ों तथा ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपने घर बार छोड़ देते थे। किसके कारण? सूखे व अकाल के कारण। ये याद रखना, यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये कोई फालतू नहीं है, ये सीटेट में पूछे गए सवालों के आंसर हैं। ठीक है, किसके कारण छोड़ देते थे? सूखे और अकाल के कारण। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ये याद रखना, युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे या फिर काम के कारण, काम की तलाश के कारण। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह पर अपना लेते थे तो कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। ठीक है, और इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता, तो धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती। समानताएं होती हैं विविधता के साथ साथ। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, इससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आइए, भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल, ये 2021 में भी पूछा गया है और ये 2024 जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है वो पूछा गया है। यहाँ पर ये सवाल आप इसको नोट कीजिएगा कि केरल के उदाहरणों के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर ये नदियों के पानी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं कि महीनों, यानी कि जो गर्मी के महीना में बर्फ़ पिघलने वाली पर। ठीक है, और यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। जैसे पश्मीना ऊन मिलता है, यह ऊन कीमती है। यहाँ पर महिलाएं पश्मीना ऊन से शॉल बुन रही हैं, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे, तो हाँ, बिल्कुल बेच देते थे। तो इस तरह के कथन और निष्कर्ष में सवाल पूछे जाते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। पश्मीना शॉल कहाँ बुनी जाती हैं? तो ये कश्मीर में ही बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होती हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा
रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। लद्दाख में कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि राजस्थान में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, तो आप लगा देंगे नहीं। कहाँ पर? लद्दाख में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी जो है प्रचलित है। क्या है ये? तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल की बात हो रही है अब यहाँ पर। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल आपसे पूछा जा सकता है कि केरल पूर्वी पश्चिमी में, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये है पश्चिमी में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है दक्षिणी और पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कथन और निष्कर्ष में ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कि केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरह समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, यानी कि दोनों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही जो है आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन आए थे? तो अरबी और यहूदी आए थे केरल, व्यापारी आए थे केरल। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। याद रखना, नोट करते जाना साथ के साथ। अब यानी कि अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता नापा। भारत की खोज आपने सुना होगा किसने की थी? वास्को डिगामा। ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं, तो उन्हें जो है चीना बला क्या कहते हैं? चीना बला कहते हैं। किसको? ये चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? मछली पकड़ने का चीनी जाल है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना पट्टी कहते हैं तलने के लिए। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यानी कि जो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए और चावल के लिए तो प्रसिद्ध है चीन, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। क्या है? नाव प्रतियोगिता। ये पूछा जा सकता है, याद रखना, ये है नाव प्रतियोगिता।
जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। समान हैं, आए तुरंत काट देना है, अलग हैं, ठीक है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में ही एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह लद्दाख ऊन, ठीक है, लद्दाख ऊन याद रखना। इस तरह यह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, और हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है। देखिए, फ़ायदा उठा जा रहा था ना विविधता का, और लेकिन ये नहीं पता था कि समानताएं भी हैं, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे, समान थे, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रश्न पूछा गया था समानता के साथ असमानता लिख रही थी तो तुरंत काट देना था, क्योंकि समानता है विविधता के साथ। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, कहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, क्या है इप्टा, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये। अब यह गीत जो है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्हित विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू के। याद रखना, लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है और अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? आई होप आप सभी ने अच्छे से चैप्टर को समझा होगा, और जिन्होंने भी अच्छे से समझा है तो वो इनको आराम से नोट कर सकते हैं। विविधता आपको पहले बता चुके हैं चैप्टर में। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नता होती हैं। आपने सुना होगा पहले भी, विविधता में एकता या फिर अनेकता में एकता। तो हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन उनमें समानता भी देखने को मिलेगी। और
आपके चैप्टर में ही बताया गया है कि किसी के पास धन, जमीन, अवसर, ये गैर बराबरी यानी कि असमानता की बताया जा रहा है कि सब कुछ होना और किसी के पास ना होना। जो समीर बन था, समीर बन वो क्या था? समीर बन गरीब था और समीर टू अमीर था। समीर टू अमीर था और समीर बन मुस्लिम था और ये समीर टू हिंदू था। तो ये है कि अमीरी और गरीबी, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और नोट तो आपको ये सभी कर लेना है जो कि आपको अंत में बताया जा रहा है। अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था आदि असमानता या गैर बराबरी के उदाहरण हैं। ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि चैप्टर में आपको बता चुके हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं बस। विविधता से अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई किसी अदर राज्य का है, दूसरे राज्य में जाएगा, वहाँ की देखेगा खान पान। और भारत में विविधता या पहनावा भी देखेंगे और वो थोड़ा सा अपने आप में भी मतलब अपने आप में भी ढाल लेते हैं। कुछ हम सीखते हैं वहाँ का, कुछ वो सीखेंगे हमारे यहाँ का। तो ऐसे होता है। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, त्योहार, खाना, उद्देश्य एक ही है लेकिन माध्यम क्या है? अलग अलग हैं। कोई अपना किसी तरह से खुशी जाहिर करता है, कोई किसी तरह से। हम विविधताओं को कैसे समझें? यानी कि पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों ने कई नई जगह पर बसने से वहाँ मिश्रित संस्कृति यानी कि अपनी खुद की संस्कृति भी होती है और दूसरे राज्य की भी संस्कृति उभरती थी और संस्कृति में विविधता आती थी। किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन बसर करने का तरीका समुद्री क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल अलग होगा। ये मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ ये सब कुछ आपके चैप्टर में है, इसलिए अलग से यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग नोट्स बना सकें। लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा था। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, याद रखना है पूर्वी हिस्से में, ठीक है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ और वर्षा, खेती, पेड़ बहुत कम होते थे। यानी कि वर्षा भी बहुत कम होती थी, खेती, पेड़ क्या होते थे? बहुत कम होते थे। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा था। पश्मीना शॉल से ऊन की बुनाई यानी कि ऊन से बनाई जाती थी और ये महंगी होती थी और यह ऊन लद्दाख में पाले जाने वाले एक खास भेड़ से प्राप्त होती हैं। तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है प्रश्न आपके सीटेट में, SST में जो कथन और निष्कर्ष में बनते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक परिवार के पास गाय, बकरी या याक एवं याक यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्यतः दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। भोजन पर भी, ठीक है, भोजन के लिए मुख्यतः दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। व्यापारी लोग, यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर व्यापारी लोग क्या करते थे? मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे, ठीक है। और लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अच्छी खासी संख्या में क्या रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का काफ़ी मौखिक जो है संग्रह लद्दाख में मैंने ये आप इसे नहीं भी देखेंगे, जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है वो भी इसको अच्छे से कवर कर सकेंगे। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, कहाँ पर प्रचलित है? लद्दाख में। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। अब जानेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा राज्य है। केरल किसमें? दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ पहाड़ी से। एक तरफ तो ये समुद्र से यानी दोनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र से, दूसरी तरफ पहाड़ी से। पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। मसालों क्योंकि मांस पर निर्भर रहते थे, आपने आगे पढ़ा था, तो मसाले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले पूछा जाए कौन आए थे, तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे सबसे पहले।
माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है संत थॉमस को। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृतांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय के बहुत इज्जत के बारे में लिखा। और त्यौहार है ओणम। ओणम ओणम त्यौहार नाव प्रतियोगिता कहाँ की है? ओणम केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, नाव प्रतियोगिता त्यौहार मैंने आपको उसमें दिखाया था चैप्टर में, नाव यूँ बनी हुई थी, तो ये प्रतियोगिता होती है नाव की। अब वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुँचे। उसके बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला। आपने पहले भी पढ़ा होगा भारत की खोज, एक प्रश्न आता है भारत की खोज किसने की? तो ये है वास्को डी गामा पुर्तगाली। ठीक है, केरल में चावल की खेती अधिक होती है। लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में क्या होता है? चावल की खेती अधिक होती है और यहाँ लोग, ये आपका बनेगा कथन निष्कर्ष में। ठीक है, तो याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति, अलग ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा, यानी कि केरल मसाला और केरल मसाले के लिए और लद्दाख ऊन, सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास व भूगोल का प्रभाव। आज भी हमारे रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता दिखती हैं। ठीक है, विविधता में एकता। विविधता में एकता भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत मैंने आपको बताया था, चैप्टर में गीत लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। अनेकता में एकता का विचार पंडित नेहरू ने दिया था। किसने दिया है? अनेकता में एकता का पंडित नेहरू ने दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भारतीय एकता की पहचान है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, ये तो आपको पता ही होगा। तो कुछ हमारा यहाँ पर छूटा है या हो गया विविधता में एकता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी ये जानकारी, तो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है।